नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 22वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो विराम चिन्ह का प्रयोग के बारे में जानेंगे, ठीक है। और विराम चिन्ह क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताओ ना। तो विराम चिन्ह का जो मतलब होता है, जब आप लोग किसी वाक्य को पढ़ोगे या लिखोगे ना, तो एक निश्चित अंतराल पर जब आप रुकते हो ना, और रुकने के लिए जिन चिन्हों का हम लोग प्रयोग करते हैं ना, उसे विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। विराम चिन्ह कई प्रकार से होते हैं, आगे हम लोग ना थ्योरी क्लास में जानेंगे। और एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ये जो आप लोगों का टॉपिक है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को ना ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोलूँगा ना, उन सारी चीज़ों को भी आप लोगों को नोट करते हुए चलना है, ठीक है। और आप लोगों को पर्टिकुलर ना अलग अलग सब्जेक्ट के लिए ना अलग अलग शॉर्ट नोट्स बनाना है, क्योंकि एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले ना आप लोगों को रिवीजन करते बन जाए, तो इसलिए आप लोगों को शॉर्ट नोट्स भी बनाते हुए चलना है। और जो नोट करने के लिए बोलूँगा ना, उन तमाम चीज़ों को भी आप लोगों को नोट करते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना डायरेक्ट हम लोग ना थ्योरी क्लास पर आते हैं और सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक की सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं ना आप लोगों का क्लास लाऊँ तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। और जब आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना, तो मुझे ना मोटिवेशन फील होता है कि हाँ, मेरा जो यूट्यूब फैमिली है ना वो काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है, और आप लोग पढ़ने में इंटरेस्ट कर रहे हो ना, तो मैं दुगनी जोश के साथ आप लोगों को ना अच्छा कंटेंट ला करके पढ़ाने में फोकस करता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है ना, सबसे पहले इसको देखिए, विराम चिन्हों का प्रयोग। तो विराम चिन्ह क्या होता है, सबसे पहले ना इसके अर्थ को ध्यान से पढ़िए। रुकाव या ठहराव से है। तो विराम चिन्ह किसे कहेंगे, विराम चिन्ह जो है ना वो रुकाव या ठहराव से है। तो अर्थ क्या होगा, रुकाव या ठहराव होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसके परिभाषा को ध्यान से पढ़िए। लिखने में रुकावट या विराम के स्थानों को जिन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं आप लोगों को समझ में आया ना। मान के चलो आप लोग कुछ लिख रहे हो और लिखने के बाद ना बीच में आप लोग रुक रहे हो, तो रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा उसे क्या कहेंगे, विराम चिन्ह कहेंगे। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। विराम चिन्ह के बदलने से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। जैसे फर्स्ट में दिया है उसको ध्यान से पढ़ो, उसे रोको मत, जाने दो। दूसरा को पढ़ो, उसे रोको मत जाने दो। दोनों में बहुत डिफरेंस है ना। एक बोल रहा है कि उसे रोक दो मत जाने दो, है ना, और दूसरा बोल रहा है कि मत रोको जाने दो उसको। वाक्य सेम है, लिखा हुआ सेम है, लेकिन विराम चिन्ह के ना जो प्रयोग हुआ है ना, उसके अलग अलग जगह में प्रयोग की वजह से ना पूरा अर्थ का अनर्थ, मतलब जो वाक्य है वो पूरी तरह से बदल जा रहा है। जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में आया ना आप लोगों को। चलिए उसके बाद ना आवश्यकता के बारे में जानते हैं कि विराम चिन्ह की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ा। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। भावों और विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए, मतलब आपका जो भाव है, जो विचार है ना, जो आप सामने वाले को बोलना चाहते हो, उसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए, स्पष्ट रूप से बोलने के लिए ना विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, वाक्य के सुंदर गठन के लिए, तो अच्छे से सुंदर गठन के लिए भी जरूरी है। तीसरा, लेखन की मनोदशा को स्पष्ट करने के लिए, मतलब आप जो लिखना चाहते हो, जो आप अपने मन से ना बोलना चाहते हो, उसकी स्पष्टता के लिए जरूरी है। चौथा, भाव अभिव्यक्ति के स्पष्टता के लिए, मतलब आपके मन में जो भाव है, जो लिख रहे हो ना, उसकी स्पष्टता के लिए भी ना ये जो विराम चिन्ह जो है ना वो इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो इतना चीज़ आप लोगों को इसमें याद रखना था। चलिए उसके बाद जो कथन दिया है ना उसको ध्यान से पढ़िए। सबसे फर्स्ट को, विराम चिन्ह शुद्ध भाषा रचना से संबंधित है। तो विराम चिन्ह किससे संबंधित है, शुद्ध भाषा रचना से संबंधित है। दूसरा को ध्यान से पढ़िए। विराम चिन्हों के नियम बहुधा वाक्य पृथक्करण पर स्थापित किए गए हैं, परंतु अधिकांश में इसका प्रयोग अर्थ पर ही अवलंबित है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। हिंदी में पूर्ण विराम को छोड़कर शेष चिन्ह अंग्रेजी भाषा के हैं। तो ये जो चीज़ है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को नोट करके रखना है। हिंदी में विराम चिन्ह को छोड़कर शेष चिन्ह अंग्रेजी भाषा के हैं। और आप लोगों को पता है ना विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो विराम चिन्ह जो है ना वो पूर्ण विराम, इस प्रकार से जो लकीर होता है ना उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण विराम कहेंगे, ठीक है। केवल यही जो पूर्ण विराम है ना वो केवल हिंदी भाषा के है। उसके अलावा जो बाकी जितने भी विराम चिन्ह है ना, सारे के सारे चिन्ह को अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। तो आप लोगों को इसे नोट करके रखना है। चलिए उसके बाद नोट करके दिया है उसको ध्यान से पढ़िए। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में विराम चिन्ह के रूप में 1 पाई 2 पाई का प्रयोग होता था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना के बाद अंग्रेजों के संपर्क में आने के कारण 19वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजी के बहुत सारे विराम चिन्ह हिंदी में आ गए। तो आप लोगों को इसको एक बार ना पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है। आप लोगों को एक चीज़ नोट करने के लिए बोला था ना, उसको ज़रूर नोट कीजिएगा। हिंदी में केवल जो पूर्ण विराम है ना वो हिंदी
हिंदी के हैं, बाकी जितने भी विराम चिन्ह है ना वो सारे के सारे अंग्रेजी भाषा के हैं, आप लोगों को ये रखना है, ठीक है। और पूर्व में हम लोग किस प्रकार से उपयोग करते थे, 1 पाई 2 पाई का उपयोग करते थे विराम चिन्ह के लिए, ठीक है। तो इतना चीज़ आप लोगों को इसमें याद रखना है। चलिए उसके बाद ना कौन कौन सा विराम चिन्ह है ना इसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। चलिए इसके बाद ना जो आप लोगों को इम्पोर्टेंस है ना, मतलब आप लोगों को 100% आप लोगों को जो चीज़ याद रखना है ना वो विराम चिन्ह को क्या कहते हैं, आप लोगों को ये सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है। क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में ना केवल ये जो विराम चिन्ह जो दिया गया है ना ऐसे चिन्ह को दे दिया जाएगा और उसके अलावा ऑप्शन दे दिया जाएगा इस प्रकार से कि ये जो चिन्ह है वो कौन सा चिन्ह है, इसको क्या कहते हैं, या ये जो चिन्ह दिया गया है उसको क्या नाम से जाना जाता है ये बताइए बोल करके। तो जब तक आप लोग पहचानने को नहीं सीखोगे तो मुश्किल हो जाएगा आप लोगों का इस प्रकार के प्रश्नों को बनाना, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, इसके जो प्रकार है ना उसको ध्यान से पढ़िए। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह 20 प्रकार के होते हैं। तो विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के। किसके अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। सबसे पहले देखो विराम को दिया है, मतलब अलग अलग जो चिन्ह है उसको दिया है, और उसके अलावा इसके सिंबल को दिया है, चिन्ह को। सबसे फर्स्ट को देखो पूर्ण विराम फुल स्टॉप। तो पूर्ण विराम किसे कहेंगे, इस प्रकार से जो डैश रहेगा ना उसे पूर्ण विराम कहेंगे। जहाँ पर हम लोग एकदम ही रुक जाते हैं ना तो उसे पूर्ण विराम कहेंगे। आप लोगों को याद रखना है, इन सारी चीज़ों को देखो और याद रखो। दूसरा अपूर्ण विराम, जिसे न्यून विराम भी कहते हैं, क्लोन कहते हैं, ठीक है। और ये जो डबल डॉट है ना उसे क्या बोलेंगे, न्यून विराम या अपूर्ण विराम बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को इसको याद रखना है। तीसरा अर्ध विराम सेमी क्लोन बोलते हैं। तो अर्ध विराम किसे कहेंगे, तो अर्ध विराम देखो पहला में एक डॉट है और दूसरा में इस प्रकार से हल्का सा निकला हुआ है, तो ये चिन्ह को आप लोगों को याद रखना है। और चौथा में देखो अल्प विराम, जिसे कॉमा कहते हैं। और ये देखो ये जो अल्प विराम है वो कौन सा होता है, ये वाला केवल इस प्रकार से जो रहता है ना उसे क्या कहेंगे, अल्प विराम कहेंगे। सबसे ज़्यादा जो लोग कंफ्यूज होते हैं ना, अल्प विराम में कंफ्यूज होते हैं, अर्ध विराम में कंफ्यूज होते हैं और पूर्ण विराम में कंफ्यूज होते हैं। अल्प विराम मतलब आप लोगों को इस प्रकार से समझना है, सबसे छोटा विराम जो सिंगल डॉट रहेगा उसको क्या कहेंगे, अल्प विराम कहेंगे। उससे थोड़ा सा एक कदम आगे जो डबल डॉट रहेगा उसको क्या कहेंगे, अर्ध विराम कहेंगे। उसके बाद जहाँ पर पूरी तरीके से रुकना है उसको क्या कहेंगे, विराम चिन्ह कहेंगे या पूर्ण विराम कहेंगे। आप लोगों को समझ में आया अल्प विराम, अर्ध विराम और उसके अलावा पूर्ण विराम के बारे में। इन तीनों में आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होना है, इसलिए आप लोग ना एक एक बाई स्टेप आप लोग इसको नोट करके रख लीजिए इन तीनों को, ठीक है। उसके अलावा पांचवा को देखो प्रश्नवाचक चिन्ह इंट्रागेटिव। तो प्रश्नवाचक चिन्ह को आप लोगों को तो पता होगा ना, इसको तो ईजिली याद रखोगे, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आप लोगों को। उसके अलावा छठवा को देखो विस्मय विराम चिन्ह। तो विस्मय विराम चिन्ह या विस्मयादि विराम चिन्ह किसे कहते हैं, तो ये वाला जो डॉट है ना वो विस्मयादि विराम चिन्ह या विस्मय विराम चिन्ह कहते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा सातवां को देखो अवतरण विराम या उदाहरण चिन्ह। तो अवतरण विराम या उदाहरण चिन्ह को ये देखो, जब कोई व्यक्ति विशेष प्रकार से जब कोटेशन लिखता है ना, जो विशेष बात कहता है ना, तो इस प्रकार की जो चिन्ह है ना अवतरण विराम चिन्ह या उदाहरण विराम चिन्ह कहते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा आठवां योजक संबंध चिन्ह। तो योजक या संबंध चिन्ह कौन सा रहेगा, इस प्रकार से जो छोटा सा डॉट रहेगा ना, जो डैश टिप से रहेगा ना, उसे हम लोग योजक या संबंध चिन्ह कहेंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए उसके अलावा ना नेक्स्ट को पढ़ते हैं। उसके अलावा नौवां को देखो निर्देश, जिसे डैश के नाम से भी जानते हैं। और ये देखो निर्देश वाला, हम लोग जब कोई पॉइंट लिखते हैं, मतलब कोई इस प्रकार से पॉइंट लिखेंगे उसके बाद ऐसे डैश दे करके उसकी थ्योरी लिखते हैं ना, तो ये क्या कहलाएगा, निर्देशक कहलाएगा, ठीक है। मतलब ये विशेष वाक्य को निर्देशित करेगा, पूरी तरह से व्याख्या करेगा, तो उसको क्या कहेंगे, निर्देशक वाक्य कहेंगे। नाम को आप लोगों को याद रखना है, नाम और चिन्ह को, ठीक है। उसके अलावा 10वां देखो विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह किसे कहेंगे, ये वाला देखो ऐसे डैश कर दिए, उसके अलावा इस प्रकार से 2 डॉट लगा देते हैं अगल बगल हम लोग, तो उसे क्या कहेंगे, चिन्ह कहेंगे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। 11वां कोष्टक चिन्ह, जिसे ब्रैकेट्स कहते हैं। आप लोगों को तो कोष्टक पता होगा ना, जब कोई उसके अंदर का वाक्य को बोला जाता है तो क्वेश्चन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा 12 त्रुटि विराम हस पद या कक पद। तो ये कौन सा होगा, तो ये वाला जो चिन्ह है ना इस प्रकार से ना उसे क्या कहेंगे, त्रुटि विराम। हम लोग जब कोई लाइन लिखते हैं ना, वहाँ पर कुछ ऐड करना होता है या कोई गलतियाँ होता है ना, तो हम लोग ऊपर में उस वाक्य को लिखते हैं और इस प्रकार से डैश लगा देते हैं ना, तो वो त्रुटि विराम चिन्ह कहलाता है, ठीक है। उसके अलावा 13वां को देखो लाघव विराम या संकेत सूचक। तो लाघव या संकेत सूचक क्या होता है, इस प्रकार से जो डॉट रहेगा उसे कहेंगे। इसको कैसे प्रयोग करते हैं ये आप लोगों को बता दूं। जब हम लोग ना कोई कॉलेज के नाम या कोई व्यक्ति का नाम हम लोग लेते हैं ना, तो केवल कैसे कहते हैं, जैसे विश्वविद्यालय हम लोग लिखते हैं तो पूरी तरह से विश्वविद्यालय ना लिखकर सिर्फ क्या लिखेंगे हम लोग, ये विश्व लिखेंगे और उसके अलावा डबल वी भी लिख दो, बीच में ऐसे डॉट लगा देते हैं, तो वो कौन सा होगा, वो लाघव विराम चिन्ह या संक्षेप सूचक
सूचक कहलाता है। तो इन दोनों को आप लोगों को समझ में आया ना। उसके बाद 14 को देखो, लोप विराम या वर्जन चिन्ह। तो लोप विराम या वर्जन चिन्ह जो होगा ना, वो हम लोगों को हिंदी में क्या बोलते हैं, खाली स्थान जो बोलते हैं ना, इस प्रकार से डॉट 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 छोड़ देते हैं खाली स्थान उसमें, तो उसे लोप विराम या वर्जन चिन्ह कहेंगे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। 15वां को देखो, पुनरुक्ति चिन्ह। तो पुनरुक्ति चिन्ह क्या कहलाएगा, केवल ये जो दो डॉट है ना इस प्रकार से ना, वो पुनरुक्ति चिन्ह कहलाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना और याद भी रखना है। 16वां को देखो, तुल्यता सूचक चिन्ह, जिसे इक्वालिटी के नाम से जानते हैं। तो ये जो बराबर का जो चिन्ह है ना, उसे तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं। हिंदी में नाम अलग होता है प्योर हिंदी में, तो आप लोगों को इसे याद रखना है। 17वां को देखो, टिप्पणी तारक चिन्ह है ना, जिसे फुट नोट बोलते हैं। तो टिप्पणी या तारक चिन्ह जो होता है वो इस प्रकार की जो ना प्लस, उसके अलावा मल्टीप्लाई, उसके अलावा स्टार वगैरह जो होता है ना, वो टिप्पणी या तारक चिन्ह कहलाता है। उसके अलावा 18वां को देखो, समाप्ति सूचक चिन्ह। तो समाप्ति सूचक चिन्ह जब कोई पाठ का अंत हो जाता है ना, तो लास्ट में इस प्रकार से हम लोग अलग अलग देते हैं ना, इस प्रकार से अलग अलग जीरो कर देते हैं, कहीं पर ऐसे डैश करके दे देते हैं, तो ये समाप्ति सूचक चिन्ह कहलाता है। उसके अलावा 19वां को देखो, अधोरेखा या रेखा चिन्ह। तो अधोरेखा या रेखा चिन्ह किसे कहेंगे, इस प्रकार से लॉन्ग डैश रहेगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, आप लोगों को समझना है, ठीक है। जो लॉन्ग डैश टाइप से रहेगा ना, मतलब ज़्यादा दूर तक की डैश रहेगा ना, उसे अधोरेखा या रेखा चिन्ह कहेंगे। और अंतिम रूप से 20वां में ना, टिप्पणी सूचक चिन्ह। तो टिप्पणी सूचक चिन्ह कौन सा आएगा, ये वाला जो देखो स्टार और प्लस दिया है ना, तो ये टिप्पणी सूचक चिन्ह कहलाता है। तो ये इतने तमाम जो चीज़ है ना, उन सारे को आप लोगों को ना इसके सिंबल को याद रखना है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में केवल सिंबल को दिया जाएगा और पूछा जाएगा इस चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है बताइए बोल करके। तो जब तक आप लोग अच्छे से नहीं जाने रहोगे तब तक की मुश्किल हो जाएगा आप लोगों का जो बताना है वो आंसर को। चलिए अब हम लोग जितने प्रकार के उसमें ना अलग अलग जो चिन्ह दिए थे ना, उसको कैसे कैसे कहाँ प्रयोग किया जाएगा ना, तो उसके लिए विस्तार पूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। जब तक आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे एक एक को ना, तो आप लोगों का बनाना मुश्किल हो जाएगा। चलिए उसके बाद ना, विराम चिन्ह के प्रकार एवं विवरण दिया है, मतलब जितने भी प्रकार के विराम चिन्ह है ना, उसका पूरा डिटेल दिया, तो इसके डिटेल को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला देखो, पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम क्या कहलाता है, तो एक जो खड़ी पाई होता है ना, उसे हम लोग पूर्ण विराम कहते हैं। सबसे पहले देखो प्रतीक चिन्ह को, तो इसमें देखो ये जो प्रतीक चिन्ह है ना, ये पाई है ना, एक खड़ी पाई, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण विराम कहेंगे। अर्थ को देखो, पूरी तरह रुकना। तो पूर्ण विराम में क्या करते हैं हम लोग, पूरी तरह से वहाँ रुक जाते हैं। प्रयोग के बारे में दिया है, इसको ध्यान से पढ़िए फर्स्ट को। प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में, तो जो भी पूर्ण वाक्य होता है ना, तो उसके अंत में जो रहता है ना, वो पूर्ण विराम चिन्ह होता है, और वहाँ पास हम लोग क्या करते हैं, रुक जाते हैं। दूसरा को पढ़िए, बहुधा शीर्षक और ऐसे शब्द के पश्चात जो किसी वस्तु के उल्लंघन मात्र के लिए आता है। तो ये देखो लास्ट में जो है ना, तो वो पूर्ण विराम है, और वहाँ पास हम लोग रुक जाते हैं। तीसरा को पढ़ो, भक्तिकालीन एवं रीतिकालीन पदों के अर्धाली के पश्चात। चौथा को पढ़िए, प्राचीन भाषा के पद्य में यति के स्थान पर। पांचवा, प्राचीन भाषा के पद्य के अर्धवाली के पश्चात। छठवां को पढ़िए, वर्तमान में अंग्रेजी के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान पूर्ण विराम के स्थान पर केवल बिंदु का प्रयोग करने लगे हैं। तो ये आप लोगों को नोट करना चाहो ना, तो नोट कर सकते हो। जो कुछ विद्वान है ना, उन्होंने क्या किया है, पूर्ण विराम के स्थान पर ना उन्होंने ना ये जो बिंदु है ना, अंग्रेजी का जो पूर्ण विराम है ना, फुल स्टॉप जिसको बोलते हैं, तो उनका प्रयोग कर रहे हैं। सातवां को पढ़िए, समय एवं स्थान के बचत के आधार पर पूर्ण विराम का प्रयोग हो रहा है। तो ये जो पूर्ण विराम है ना, वो डॉट के रूप में भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। हिंदी में कहीं कहीं कोई कर रहे हैं, ये बोला गया है इसमें। चलिए उसके अलावा ना नोट करके दिया है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि हम लोगों को पता चल सके नोट को। ध्यान दिए जाने वाली बात यह है कि इसके प्रयोग के बाद संयोजक शब्दों का प्रयोग जैसे तथा और वे व एवं नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह विराम चिन्ह लेख का प्रवाह को बिगाड़ सकता है। तो आप लोगों को इसमें क्या याद रखना है ये बता दूं। जैसे आप लोगों ने ना पूर्ण विराम का प्रयोग किया है ना, कहीं पर लाइन को लिखा और लिखने के बाद पूर्ण विराम पर फुल स्टॉप पर रुक गए, रुकने के बाद तथा जैसे और एवं वगैरह का प्रयोग नहीं करना है, आप लोगों को ये बोला गया है, ठीक है। कभी भी आप लोग वाक्य में देखिएगा पूर्ण विराम के बाद ना और नहीं आएगा, वह नहीं आएगा, एवं नहीं आएगा, ठीक है। ये तमाम जो शब्द है ना वो नहीं आएगा, ठीक है, विराम चिन्ह के बाद। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए, प्रश्नवाचक एवं विस्मयवाचक वाक्य में इसका प्रयोग नहीं होता। तो प्रश्नवाचक जो चिन्ह होगा ना, उसमें पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, ये बोला गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझना है। चलिए उसके बाद ना अपूर्ण विराम या उपविराम के बारे में जानते हैं। अपूर्ण विराम किसे कहेंगे, सबसे पहला प्रतीक चिन्ह दिया है, देखो डबल जो डॉट दिया है ना, उसे क्या कहेंगे, अपूर्ण विराम कहेंगे। उपनाम दिया है, उसको पढ़िए, न्यून विराम, उपविराम एवं
विवरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों नाम को आप लोगों को नोट करके रखना है। आप लोग क्या कीजिए अपने शॉर्ट नोट में, सबसे पहले आप लोग ना जो सिंबल है ना, जो चिन्ह है, उसको आप लोग सबसे पहले लिखिए, उसके बाद डैश कीजिए, उसके बाद इसका क्या क्या नाम है, न्यून विराम, उप विराम, विवरण चिन्ह। तो ये तीनों नाम को आप लोग एक साथ लिख लीजिए, ताकि आप लोग जब एक बार देखो ना तो इसका ये नाम है बोल करके आप लोगों को आइडिया लग सके। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रयोग दिया है ना, तो कैसे कैसे प्रयोग होता है ये ध्यान से पढ़िए। पहला को, जब एक से अधिक उदाहरण देना हो, जैसे करके दिया है ऑनलाइन फंड, समस्या और समाधान। तो इस प्रकार से देखो एक से डबल वाक्य बोला गया ना, तो यहाँ प्रयोग किया गया है। दूसरा को पढ़िए, किसी उदाहरण द्वारा किसी प्रकार का अभिप्राय व्यक्त करने की दशा में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे करके इसमें भी दिया है। देखो महात्मा गांधी ने कहा था, तो ये जो था के बाद ये जो डबल डबल जो चिन्ह दिया है ना, तो उसको क्या कहेंगे, उसको न्यून विराम कहेंगे, मतलब थोड़ी देर रुकने वाला विराम कहेंगे। ठीक है, जैसे करो या मरो करके दिया है, उसके बाद फुल स्टॉप, मतलब पूरी तरह से रुक गए हम लोग। उसी प्रकार से पांचवा को सीधा पढ़ते हैं। सारे एग्जाम्पल को पढ़ने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है, मैं आप लोगों को ना इसका पूरा PDF दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, पूरे एग्जाम्पल को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को केवल 1 से 2 उदाहरण ही आप लोगों को बताऊंगा। पांचवा को पढ़िए, लिखित संवादों में उप विराम का प्रयोग होता है। जैसे कोई संवाद, कोई वाक्य लिखा है ना, उसमें प्रयोग होता है। जैसे राम लिखा है, राम के बाद डॉट कर दिया गया है, आप कहाँ जा रहे हो, उसके बाद श्याम का नाम दिया है, मैं बाजार जा रहा हूँ। तो इस प्रकार के जब वाक्य आएगा ना, तो उसमें ये जो चिन्ह है ना, प्रतीक चिन्ह, उसका प्रयोग किया जाएगा, जिसे न्यून विराम के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें नोट करके दिया है, उसको पढ़ लीजिए। अपूर्ण विराम पर अर्ध विराम की तुलना में कुछ अधिक समय ठहरना पड़ता है। तो अपूर्ण विराम की तुलना में अर्ध विराम में क्या होता है, कुछ ज़्यादा टाइम तक रुकना पड़ता है, और अर्ध विराम में ना थोड़ा कम टाइम तक की रुकना पड़ता है। ठीक है, आगे आएगा तो आप लोगों को समझाऊंगा उसमें मैं। उसके बाद तीसरा अर्धविराम के बारे में दिया है, उसको ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले प्रतीक चिन्ह को पढ़िए। प्रतीक चिन्ह में क्या आएगा, ये देखो प्रतीक चिन्ह इसका जो अर्धविराम होता है, सबसे पहला एक डॉट होगा, और उसके बाद ना नीचे में थोड़ा सा इस प्रकार से ना निकला हुआ रहेगा, तो उसे आप लोगों को क्या लेना है, अर्धविराम चिन्ह लेना है आप लोगों को। ठीक है, और इसका प्रयोग कहाँ होता है, ध्यान से पढ़िए। सबसे पहला को, जब कहीं पर अल्प विराम से कुछ अधिक किंतु पूर्ण विराम से कुछ कम रुकना होता है। मतलब यह है कि हम लोग ना अल्प विराम से ना कुछ अधिक टाइम तक रुकते हैं, और विराम चिन्ह से ना कुछ कम टाइम तक के रुकते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग अर्ध विराम चिन्ह कहेंगे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरा को ध्यान से पढ़िए, यदि 2 या 2 से अधिक वाक्य के उपयोग करने से उसके मध्य बहुत संबंध ना हो, तब उनके मध्य अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे करके एग्जाम्पल दिया, ध्यान से पढ़िए। वह फिर आएगा, सबको परेशान करेगा, किसी का कहना नहीं मानेगा, और वही कहानी फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये इसमें देखो कहाँ कहाँ क्या क्या प्रयोग किया गया है। सबसे पहले देखो ये जो अर्धविराम का प्रयोग है वो प्रयोग किया गया ना, वो फिर आएगा, थोड़ी देर रुके ना, उसके बाद परेशान करेगा, फिर से थोड़ी देर रुके, उसके बाद कंटिन्यू हम लोग यहाँ पर से यहाँ पर डायरेक्ट पूर्ण विराम पर रुके बोल करके। तो ये अर्धविराम का जो प्रयोग है वो होता है। समझ में आया आप लोगों को अर्धविराम क्या होता है। चलिए उसके बाद चौथा अल्प विराम के बारे में जानते हैं। अल्प विराम का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, नीचे में जो इस प्रकार से जो दिया जाता है ना 9 टाइप से हल्का सा ना, तो उसे हम लोग अल्प विराम कहेंगे। तो ये आप लोगों को नोट करके रखना है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ध्यान से पढ़िए। जैसे कि नाम से ही ज्ञात है, जहाँ पर बोलने और पढ़ने के लिए अल्प समय के लिए रुकना पड़ता हो। तो हम लोग ना जिस वाक्य को पढ़ते हैं और थोड़ी देर के लिए जब रुकते हैं ना, तो उसे हम लोग अल्प विराम कहते हैं। तो ये आप लोगों को समझना है, ठीक है। उसके बाद इसका प्रयोग दिया है, तो प्रयोग को ध्यान से, पहला को ध्यान से पढ़िए। एक ही पद, शब्द, पदबंध या वाक्य आए, किंतु उनके मध्य और तथा आदि समुच्चय बोधक शब्द ना हो, या करके दिया है, ध्यान से पढ़िए। जब वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान पद आए और उनके मध्य संयोजक शब्द तथा एवं और की संभावना हो तो। उसके अलावा या करके दिया है, उसको पढ़िए। एक ही वर्ग के एकाधिक शब्द को अलग अलग दर्शाने के लिए, मतलब एक से अधिक अगर शब्द आता है ना एक ही प्रकार से ना, तो उसको दर्शाने के लिए जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो अल्प विराम कहते हैं उसको, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आप लोगों को केवल ये याद रखना है कि इसके सिंबल और इसके नाम को सबसे ज़्यादा याद रखना है। आप लोगों से केवल ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि ये जो चिन्ह है उसका क्या नाम है, केवल ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद पांचवा प्रश्न चिन्ह के बारे में जानते हैं। आप लोगों को तो पता होगा प्रश्न चिन्ह किसे कहते हैं। सबसे पहले प्रतीक चिन्ह पता है ना, ये प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रयोग दिया है। सबसे पहले ध्यान से पढ़िए। आप लोगों को ना एकदम इसको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप लोगों को बताओ ना कि प्रश्न चिन्ह किसे कहते हैं। तो जब आप लोग ना किसी से प्रश्न पूछते हो या किसी पे ना आप लोग कुछ पूछते हो ना, तो उसके लिए जब प्रयोग किया जाता है तो उसे
क्या कहेंगे, तो उसे प्रश्न चिन्ह कहेंगे। मतलब जब आप लोग किसी से सवाल पूछते हो ना, तो वो सवाल जब पूछा जाता है तो वो क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाएगा। जैसे करके दिया है देखो, कौन आ रहा है, मतलब प्रश्न पूछा ना। उसके अलावा देखो इसमें क्या बोला है, अच्छा आप पढ़ रहे हो, तो ये भी प्रश्नवाचक है। उसके अलावा प्रश्न के भाव वाले वाक्य में है ना, जिसमें अलग अलग भाव व्यक्त किया जाता है, तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को एकदम इसे रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। जहाँ प्रश्न पूछा जाएगा ना, वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा जाएगा, तो ये आप लोगों को तो पता होगा ना। चलिए उसके बाद छठवां विस्मयादि बोधक चिन्ह के बारे में जानते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहला चिन्ह को देखो, विस्मयादि बोधक इस प्रकार से रहेगा, उसमें नीचे में एक डॉट रहेगा, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहेंगे। प्रयोग कहाँ कहाँ होता है उसको पहले ध्यान से पढ़िए। इसका प्रयोग अपनों से बड़े को आदर संबोधन के लिए किया जाता है। मतलब अपनों से बड़ों के लिए जब आदर संबोधन शब्द का प्रयोग करोगे ना, तो वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा को पढ़िए, किसी वाक्य में हर्ष, आश्चर्य, करुणा, घृणा, भय, विषाद, विस्मय, शोक आदि मनोभाव को प्रकट करने के लिए वाक्य के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया आप लोगों को। जैसे करके दिया है देखो, अरे बाप रे यह क्या हो गया, तो इसमें क्या है, पहला देखो, अरे बाप रे आश्चर्य बताया ना, तो आश्चर्य के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा वो अलग है, लेकिन विस्मयादि बोधक चिन्ह पर फोकस करना है, ठीक है। दूसरा को पढ़िए, क्यों री क्या तू आंखों से अंधी है। उसके अलावा तीसरा को पढ़िए, शाबाश तूने अपने शाला का गौरव बढ़ाया। तो इस प्रकार से जो अभिवादन टाइप से जो होगा ना, तो उसमें क्या लगेगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। जिसके अंतर्गत आश्चर्य, घृणा, करुणा, भय, विषाद, इन तमाम जो चीज़ है ना, उस शब्द में आप लोगों को प्रयोग करना है विस्मयादि बोधक चिन्ह का। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए उसके बाद सातवां उदाहरण अथवा अवतरण चिन्ह के बारे में जानते हैं, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है। सबसे पहले प्रकार दिया है उसको ध्यान से पढ़िए। यह चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला देखो, एकल इकहारा उदाहरण चिन्ह, जिसमें देखो एकल में ना केवल सिंगल डॉट लगा हुआ है, ठीक है। मतलब ना एक वाक्य जब बोलोगे ना आप लोग, तो उसमें जो सिंगल डॉट लगेगा ना, उसको क्या कहेंगे हम लोग, एकल या इकहारा उदाहरण चिन्ह कहेंगे। सबसे पहला इसको ध्यान से पढ़िए। एकल अवतरण विराम का प्रयोग प्राय किसी वाक्य के एकल अंश, पद वाक्य खंड, कवि के नाम, पुस्तकों के नाम, लेखकों के नाम, कई शीर्षक, समाचार पत्र नाम इत्यादि में होता है। जैसे करके दिया है देखो, लोकतंत्र का अर्थ मुझे पता है। तो ये जो लोकतंत्र केवल जो बोला है ना, उसमें सिंगल डॉट लगा है देखो, तो ये क्या कहलाएगा, एकल या इकहारा उदाहरण कहलाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है अवतरण या उदाहरण के बारे में। अवतरण या उदाहरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एकल या इकहारा कहेंगे, जिसके अंतर्गत ना सिंगल डॉट रहेगा, तो ये आप लोगों को याद रखना है। और इसमें ना मुख्यतः जो कवियों के नाम होगा, पुस्तकों के नाम होगा, लेखकों के नाम होगा, कोई शीर्षक वगैरह हो गए या समाचार पत्र होंगे ना, तो उसके नाम पर जब लगेगा ना, तो उसे क्या कहेंगे, एकल उदाहरण कहेंगे, ठीक है। एकल या इकहरण उदाहरण के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा को पढ़िए, युगल कहलाएगा या दोहरा उदाहरण चिन्ह कहलाएगा। इसमें डबल डॉट लगेगा देखो अगल बगल में, ध्यान से इसको पढ़ो। वही युगल अवतरण का प्रयोग किसी के कथन को ज्यों के त्यों उद्धृत करने, परिभाषा, प्रत्यक्ष कथनों, कहावतों, प्रसिद्ध पंक्तियों के लिए किया जाता है। जैसे करके दिया है देखो ध्यान से, राम ने कहा जीवन अनित्य है। तो किसने कहा, राम ने। जब किसी का कथन के बाद जब बोला जाएगा ना, तो जो कथन है ना, उसमें जो चिन्ह लगेगा वो युगल का चिन्ह लगेगा, ठीक है, जिसे युगल उदाहरण चिन्ह कहते हैं। तो ये लगेगा जब कोई कथन कहेगा तो इन दोनों के डिफरेंस को आप लोगों को याद रखना है। और आप लोग जब ना एकल और डबल दोनों देखोगे ना, तो केवल उदाहरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह आप लोगों को लेना है, ठीक है। उसके अलावा नोट करके दिया है उसको ध्यान से पढ़िए। अभ्यर्थी को महापुरुषों के कथनों अथवा छंदों या पंक्तियों के उपयोग में इस चिन्ह का उपयोग करना चाहिए। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए उसके बाद आठवां योजक या हाइफन किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला प्रतीक चिन्ह दिया है देखो, ये डैश टाइप से दिया है ना, तो छोटा सा जब डैश दिया जाएगा ना, उसे हम लोग योजक या हाइफन बोलेंगे। अन्य नाम देखो हाइफन जो है वो कहलाता है। तो दोनों नाम को आप लोगों को याद रखना है। इसको पढ़िए, समास चिन्ह, इसका प्रयोग महापुरुष समास व द्वंद्व समास में होता है। तो आप लोगों को ये याद रखना है इसके बारे में। द्वंद्व समास में मतलब जो जहाँ डबल चिन्ह लगा रहता है ना, मतलब आप लोगों को एक चीज़ एग्जाम्पल दो ना इसका ना, तो जैसे मैं लिखता हूँ राम, क्या तो राम लिख देता हूँ, उसके बाद क्या करूँगा, सीता लिखूँगा, क्या तो राम और सीता लिखूँगा, तो क्या डायरेक्ट लिख दूंगा, क्या नहीं, सबसे पहले राम लिखूँगा, फिर एक डैश दूंगा, मतलब ये जो हाइफन या योजक चिन्ह है ना वो लगाऊंगा, उसके बाद सीता लिखूँगा। तो इस प्रकार के जो वाक्य आएंगे ना, उसमें क्या कहेंगे, उसको हाइफन या योजक चिन्ह कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को।
प्रयोग करके दिया है उसको ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट को, दो या दो से अधिक शब्दों के जोड़ने के लिए, जैसे तन मन धन। तो ये बीच में देखो ये जो लगा है जो चिन्ह ना, उसे हाइफन या योजक चिन्ह कहते हैं। उसी प्रकार से अलग देखो, राम श्याम सत्यम शिवम सुंदरम, जितने प्रकार के नाम वगैरह होंगे ना उन सारे चीज़ों में लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखो पानी वानी कपड़ा लत्ता, ये सारा चीज़ दिन रात, लाभ हानि रात दिन, माता पिता तन मन धन, ये तमाम चीज़ जो इस प्रकार से जो वाक्य आएंगे ना वो सारे के सारे क्या कहलाएगा आप लोगों का योजक चिन्ह कहलाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। और आप लोगों को ना एकदम ये जो अलग अलग शब्द दिया है ना उसको रटने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग केवल ना उसका जो उपयोग कहाँ होता है ये याद रखिएगा, और उसके अलावा इसका क्या नाम है केवल इतना ही याद रखना है। एकदम किसी चीज़ को रटते हुए नहीं बैठना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए उसके बाद ना नौवां निर्देशक चिन्ह या डैश किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला प्रतीक चिन्ह दिया है उसको देखिए, ये जो डैश है ना उसको क्या बोलेंगे हम लोग, निर्देशक चिन्ह कहेंगे। और आप लोगों को एक चीज़ नोट करके रखना है, यह योजक चिन्ह, मतलब ये जो छोटा सा जो डैश दिया जाएगा ना वो आप लोगों का योजक चिन्ह कहलाएगा, और थोड़ा सा उससे बड़ा डैश जब आएगा ना इस प्रकार से ना तो उसे निर्देशक चिन्ह कहेंगे। कन्फ्यूज़ आप लोगों को नहीं होना है। और ये जो डैश है ना निर्देशक चिन्ह, उसे रैखिक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, तो आप लोगों को इसे नोट करके रखना है, ठीक है। उसके बाद प्रयोग दिया है, तो सबसे पहला प्रयोग को पढ़िए संवाद के लिए। जैसे राम आप कहाँ जा रहे हो, तो मैंने अगर जैसे करके लिखा ना राम करके, तो राम लिखने के बाद मैंने डैश दिया, उसके बाद फिर मैं क्या बोला, उस वाक्य को बोला कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वहाँ प्रयोग होगा। उसके अलावा उदाहरण देने के पूर्व, तो उदाहरण देने से पहले जैसे करके मैं ये लिखा ना तो यहाँ पर डैश दूंगा ना मैं, छत्तीसगढ़ की प्रमुख शहर, तो शहर करने के बाद भी एक डैश दे दूंगा। और कौन कौन सा शहर है, रायपुर बिलासपुर दुर्ग, ऐसे करके जो बीच में डैश दिया तो उसे क्या बोलेंगे, निर्देशक चिन्ह बोलेंगे। समझ में आया आप लोगों को। तो इसी प्रकार से और इसमें एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। आप लोगों को मैं PDF जो है ना वो प्रोवाइड कर दूंगा, तो और जो एग्जाम्पल उसका है ना उसको आप लोग अच्छे से एक बार और पढ़ लीजिएगा। चलिए उसके बाद 10वां देखो विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह किसे कहेंगे, प्रतीक चिन्ह को देखो। इसका सबसे पहला ऐसा डैश होगा और यहाँ पर इस प्रकार से 0 दिया जाएगा, अगल बगल में छोटा सा डॉट डॉट, तो विवरण चिन्ह कहलाएगा। आप लोगों को ये याद रखना है। प्रयोग दिया है, ध्यान से पढ़िए, किसी पद की व्याख्या करने, सूचना निर्देश या किसी के बारे में विस्तार से बताने के लिए। मतलब आप लोगों को सरल तरीके से समझाओ ना, तो मान के चलो अगर आप लोग कुछ लिख रहे हो ना, या मान के चलो कोई प्रश्न का आंसर लिख रहे हो, तो सबसे पहले आप लोगों ने एक पॉइंट लिखा, और पॉइंट लिखने के बाद क्या किया आप लोगों ने, इस प्रकार से डैश दे दिया और डॉट डॉट, और उसके बाद ना ये जो पॉइंट आप लोगों ने लिखा है ना उसी का जब आप लोग विस्तार पूर्वक उसका व्याख्या कर रहे हो ना, तब आप लोगों को इस प्रकार का जो चिन्ह है उसका प्रयोग करते हैं। समझ में आया आप लोगों को। चलिए उसके बाद ना नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं हम लोग। चलिए उसके बाद 11वां कोष्ठक या ब्रैकेट के बारे में जानते हैं। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, प्रतीक चिन्ह, छोटा कोष्ठक, दूसरा सर्पकार कोष्ठक और तीसरा बड़ा कोष्ठक। तो 3 प्रकार के कोष्ठक होता है, आप लोगों की इन तीनों को याद रखना है। प्रयोग क्रम दिया है, नोट करके ध्यान से पढ़िए। बड़ा कोष्ठक के अंदर छोटा कोष्ठक होता है, तो बड़ा कोष्ठक जो होगा उसके अंदर क्या होगा, छोटा कोष्ठक हो सकता है। जैसे करके दिया है, देखो ये जो बड़ा कोष्ठक दिया है वो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, उसके बाद देखो छोटा कोष्ठक B.Ed D.Ed करके दिया है ना, उसके बाद बड़ा कोष्ठक को बंद कर दिया गया है, तो इस प्रकार से हो सकता है, तो ये याद रखना है। प्रयोग करके दिया है, फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, किसी विशेष हाव भाव को सूचित करने में। तो किसी विशेष जो हाव भाव है ना उसको सूचित करने के लिए क्या किया जाता है, ये जो कोष्ठक है उसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण जैसे राम लिखा है, देखो उसके बाद मैं समुद्र मार्ग को छिन्न भिन्न कर दूंगा, तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो छोटा कोष्ठक में व्याग्रता से, है ना, तो अधिक व्याग्रता से बोला ना वो। उसी प्रकार से दूसरा देखो, भूल के संशोधन अथवा संदेह, तो भूल का जब आप संशोधन करना चाहते हो तो कोष्ठक में उसके अंदर का छोटा जो कुछ जो वाक्य है वो लिख सकते हो, तो इस प्रकार से जो कोष्ठक का प्रयोग है वो किया जाता है। चलिए 12वां को पढ़ते हुए चलते हैं, त्रुटि विराम के बारे में। तो त्रुटि विराम क्या होता है, सबसे पहले उसके चिन्ह को देखो, ये जो चिन्ह होता है ना इस प्रकार से ना उसे त्रुटि विराम कहते हैं। अन्य नाम देखो, हस्पद कक, त्रुटिबोधक, विस्मरण चिन्ह, तो ये तमाम नाम को आप लोगों को नोट करके रखना है। उसके अलावा प्रयोग दिया है उसको ध्यान से पढ़िए। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई शब्द अथवा अक्षर या वाक्य के प्रकाशन में कोई बात छूटा हो। मतलब आप लोगों को बताओ ना, तो आप लोगों ने एक वाक्य पूरा लिखा और लिखने के बाद आपको बीच में पता चला कि आपने ना कुछ जो शब्द है उसको मिस कर दिया है,
भूल गए हो तो उसे जब आप ऊपर में दोबारा लिखोगे ना तो इस प्रकार से चिन्ह करके आप लोग लिखते हो ना, तो वो जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे त्रुटि विराम कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? उदाहरण दिया है, ध्यान से देखो। मेरे कहने पर उसने कार्य नहीं किया, तो ये जो ऊपर में जो भी लिखा है ना, तो बीच में ये वाक्य छूट गया। तो बीच में ये जो हम लोगों ने ये जो चिन्ह का प्रयोग किया उसे कौन सा चिन्ह कहेंगे? त्रुटि विराम चिन्ह कहेंगे। मेरे कहने पर भी उसने कार्य नहीं किया, तो आप लोगों को समझ में आया त्रुटि विराम चिन्ह किसे कहते हैं और कैसे प्रयोग किया जाता है। चलिए उसके अलावा 13वां ना लाघव के बारे में जानते हैं। लाघव चिन्ह किसे कहेंगे? तो ये जो डॉट रहेगा नीचे साइड में ना, उसे हम लोग लाघव चिन्ह के नाम से जानेंगे। सबसे पहला अन्य नाम दिया है, उसको देखो, संक्षेप सूचक चिन्ह या संकेत चिन्ह। तो इसे क्या कहेंगे? लाघव को संक्षेप सूचक चिन्ह कहेंगे या संकेत चिन्ह भी कहते हैं। तो इन दोनों नामों को आप लोगों को याद रखना है। प्रयोग कैसे किया गया है देखो, इसका प्रयोग प्राय किसी के नाम को संक्षिप्त दिखाने में होता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू वी करके दिया है ना, तो ये विश्वविद्यालय होता है, गिरी करके दिया है ना। उसी प्रकार देखो सा रा घा और उसी प्रकार से वी ही प, तो ये शॉर्ट नाम है। जो डॉट बीच में लगा हुआ है ना, उसे लाघव विराम कहते हैं। आप लोगों को बताया था ना कि मान के चलो हम लोग कोई कॉलेज का नाम लिखते हैं, विश्वविद्यालय लिखते हैं, तो विश्वविद्यालय पूरा बड़ा शब्द ना लिख करके वी बस लिख देते हैं, वी करके, तो हम लोग क्या समझेंगे? इसको विश्वविद्यालय ही ना पढ़ते हैं। तो शॉर्ट में लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लाघव विराम चिन्ह कहते हैं। समझ में आया आप सभी लोगों को? चलिए उसके बाद ना लोप विराम के बारे में जानते हैं। लोप विराम किसे कहते हैं? सबसे पहला चिन्ह को देखो, जिसे हिंदी में ना खाली स्थान वाला जो हम लोग जानते हैं ना, उसे लोप विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है। अन्य नाम को देखो, वर्जन चिन्ह, तो ये वर्जन चिन्ह भी कहलाता है और लोप विराम भी चिन्ह कहते हैं, और हम हिंदी में क्या बोलते हैं? खाली स्थान बोलते हैं। प्रयोग करके दिया है देखो सबसे फर्स्ट को, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, किसी वाक्य के अंश के लुप्त हो जाने की स्थिति में या किसी वाक्य का कुछ अंश लिखकर ही पूरे वाक्य का बोध कराने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण करके फर्स्ट में दिया है, फर्स्ट में पढ़िए, मैं तो जितना कहता हूँ उतना करता भी हूँ, जबकि तू तो खाली स्थान। मतलब ये वाक्य में आश्चर्य जगाने के लिए लाता है ना, मतलब इसमें जिज्ञासा बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के जो शब्द है ना उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ये जो खाली स्थान है उसके बारे में। ठीक है। और दूसरा जो एग्जाम्पल है ना, उसे आप लोग ना जब मैं PDF दे दूंगा तो उसको भी आप लोग अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए, ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है। चलिए अंतिम रूप से ना पुनरुक्ति चिन्ह के बारे में जानते हैं। इसका प्रयोग क्या होता है पुनरुक्ति का? तो पुनरुक्ति जब होता है ना, डबल इस प्रकार से जो डॉट रहेगा ना, तो उसे हम लोग पुनरुक्ति चिन्ह कहेंगे। अन्य नाम क्या है? अनुवृत्ति चिन्ह। तो अनुवृत्ति चिन्ह या पुनरुक्ति चिन्ह दोनों प्रकार से जानते हैं। प्रयोग कहाँ होता है? ध्यान से पढ़िए, ऊपर लिखी किसी वाक्य या खंड को ज्यों का त्यों लिखना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे करके दिया है देखो, रायगढ़ छत्तीसगढ़ का एक जिला है ना, तो रायगढ़ छत्तीसगढ़ का एक जिला है ना, तो क्या कर हम लोग क्या करेंगे? इसी प्रकार से ना बिलासपुर को ऐसे लिख देंगे और उसके बाद ऐसा डैश कर दिए, ऐसा लगा करके, है ना, तो इसका मतलब क्या समझेंगे? बिलासपुर छत्तीसगढ़ का एक जिला है। हम लोग क्या करते हैं ना, तो बार बार पुनरुक्ति मतलब रिपीटेशन ना हो, वही शब्द बोल करके ना, तो शुरू में वो शब्द लिख देते हैं, उसके उसे प्रकार से ना ऐसे लिख देते हैं हम लोग ना, या ऐसे डबल चिन्ह करके कर देते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? पुनरुक्ति चिन्ह कहेंगे। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को केवल इतना पढ़ना था। इसके बाद जो इसका MCQ सीरीज़ है ना, वो इसके 1-2 घंटे बाद आप लोगों को इसका MCQ सीरीज़ मिल जाएगा। ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।